तो एपिसोड 1 में एक टेररिस्ट का बेस दिखाया जाता है। मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, हो सकता है ये अफगानिस्तान है। वहीं पर बेस के अंदर एक लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसके साथ एक प्रोफेसर को बंद किया गया होता है। लेफ्टिनेंट को काफी ज्यादा पीटा गया होता है। वो लेफ्टिनेंट यहाँ पर अपनी प्लेटून को लेकर प्रोफेसर को बचाने के लिए आया था, लेकिन टेररिस्ट ने लेफ्टिनेंट को ही पकड़कर यहाँ पर बंद कर दिया है। लेफ्टिनेंट प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप भी यहीं पर फंसे हुए हैं। प्रोफेसर उसे कहती है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम अपनी प्लेटून को यहाँ पर मुझे बचाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ यहाँ पर फंस चुके हो। लेफ्टिनेंट सोच रहे होते हैं, हम लोग इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर सकते थे अगर हमारे हबरी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना दी होती। उसकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। मुझे लगता है कि उसने हमें धोखा दिया है। उसने कहा था कि यहाँ पर बहुत ही कम सोल्जर्स हैं और वो सारे अनट्रेन्ड हैं, लेकिन ये सारे तो बहुत ज्यादा ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं। और जितना हमें बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 गुना ज्यादा लोग हैं। यहाँ पर तो इनकी पूरी एक आर्मी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको हमारी टाइमिंग का भी पता था और हमारे रास्ते का भी, कि हम किस रास्ते से यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। लगता है कि हबरी ने हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया है और ये शुरुआत से ही एक ट्रैप था, हमें यहाँ पर फंसाया गया है। उसी वक्त दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और बाहर से एक टेररिस्ट आता है और एक सोल्जर को अंदर की तरफ धक्का दे देता है। वो भी लेफ्टिनेंट की टीम का सार्जेंट होता है। उन्होंने उसको भी बहुत ज्यादा पीटा होता है। लेफ्टिनेंट सार्जेंट किम की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उठकर उस टेररिस्ट को गाली देते हुए कहते हैं, कमीने कहीं के, तुमने इसके साथ क्या किया है। लेकिन वो टेररिस्ट कोई अच्छा बंदा तो है नहीं। वो गाली सुनने के बाद उसके सर में अपनी बंदूक मारता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। और साथ ही वो अपनी लैंग्वेज में कुछ उसे कह भी रहा होता है, शायद वो उसे गालियां दे रहा था। वो उसके सर में अपनी गन मारने के बाद हंसता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर दोबारा से बाहर से लॉक लगाकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये सारे कमीने लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, ये हमें मार क्यों नहीं देते। सार्जेंट लेफ्टिनेंट से कहता है, लेफ्टिनेंट क्या आप ठीक हैं। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। हमारे बाकी के ट्रूप्स का क्या हुआ, बाकी की प्लेटून कहाँ पर है। सार्जेंट उसे कहते हैं, मुझे उन सब के बारे में नहीं पता, मुझे लगता है कि उन सबको पकड़ लिया गया है और दूसरे कमरों में रखा गया है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त फिर से दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और सामने एक बड़ा सा मोटा ताजा टेररिस्ट खड़ा होता है। लेफ्टिनेंट उसे कहता है, अब क्या है कमीने, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो उसकी तरफ देख ही रही होती है और टेररिस्ट उनके सामने नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके पीछे हमारा हीरो खड़ा होता है और हीरो ने उसको पहले से मार दिया होता है। हमारे हीरो का नाम यूजिन है और उसकी उम्र अभी तक सिर्फ 19 साल है, इसीलिए तो इसे यंग असैसिन कहते हैं। यूजिन लेफ्टिनेंट से कहता है, क्या तुम लेफ्टिनेंट चैंग हो। लेफ्टिनेंट भी उसकी भाषा सुनकर कहते हैं, ये लड़का तो कोरियन में बात कर रहा है, लगता है ये हमारी कंट्री का है। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ मैं ही लेफ्टिनेंट चैंग हूँ, तुम कौन हो। लेफ्टिनेंट उसकी भाषा सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, इसकी कोरियन थोड़ी सी खराब है, लेकिन ये डेफिनेटली कोरियन ही बोल रहा है। यूजिन उन सबसे कहता है, मैं यहाँ पर तुम सब लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से बाकी सबको अपने साथ लो और यहाँ से निकलो, सभी लोग मेरे पीछे पीछे रहना। वो लोग उस बंद रूम में से जैसे बाहर निकलते हैं तो बाहर गैलरी में बहुत सारे टेररिस्ट की लाशें पड़ी होती हैं। लेफ्टिनेंट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इन सारे टेररिस्ट को किसने मार दिया है। लेफ्टिनेंट सोच रहे होते हैं, अगर यहाँ पर गैलरी में इतने सारे टेररिस्ट मरे पड़े हैं, हमें सेल के अंदर आवाज क्यों नहीं आई, क्या इन्होंने जरा भी रेजिस्ट नहीं किया होगा मरने से पहले। लेफ्टिनेंट के हाथ में भी गन होती है और वो यूजिन से कहते हैं, तुम कौन सी डिवीजन से हो, तुम्हारे साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए और कितने ज्यादा सोल्जर्स आए हैं। यूजिन उसे कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता कि यहाँ पर मैं किसकी तरफ से आया हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी टीम नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला इस रेस्क्यू मिशन पर आया हूँ। लेफ्टिनेंट भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेफ्टिनेंट कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक अकेला बंदा इतने सारे टेररिस्ट को कैसे मार सकता है। ये लड़का तो बिल्कुल फैंटम की तरह है, इसने कोई भी आवाज नहीं की और इतने सारे टेररिस्ट को मार दिया। वहीं पर सामने से दरवाजा खुलता है और एक टेररिस्ट बाहर निकलता है। लेफ्टिनेंट वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, सामने एक दुश्मन है, क्योंकि वो टेररिस्ट भी उनकी तरफ देख लेता है। उसी वक्त दिखाते हैं कि उस टेररिस्ट के पीछे रूम के अंदर एक और टेररिस्ट होता है। लेफ्टिनेंट जल्दी से अपनी गन को सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं, कि हमें यहाँ पर गन शॉट करनी पड़ेगी क्योंकि साइलेंटली इनको मारना आसान नहीं है। लेकिन यूजिन जल्दी से स्पीड के साथ भागता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और वो जाते ही सबसे पहले दरवाजे वाले टेररिस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ से गन गिर जाती है और साथ ही वो उसकी गर्दन के नीचे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सांस की नाली बंद हो जाती है और वहीं पर मर जाता है। पहले वाले को मारने के बाद अंदर वाला अपनी गन को सीधी करता है यूजिन पर अटैक करने के लिए, लेकिन यूजिन अपने पास से नाइफ निकालता है और अपने नाइफ को दूर से उसके ऊपर छोड़ देता है, जो कि सीधा उसके दिल में जाकर लगता है और वहीं पर आवाज किए बिना ही मर जाता है। लेफ्टिनेंट अभी भी सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ने यहाँ पर 2 एनिमीज को मार दिया है, वो भी अपनी गन को यूज
यूज किए बिना। पता नहीं ये कौन सी डिवीजन का है, लगता है ये कमांडो डिवीजन से है। यूजिन जल्दी से अपनी पिस्टल निकालता है और उसके ऊपर साइलेंसर लगा लेता है और उनसे कहता है अब हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, तुम लोगों को अपनी गन यूज करने की इजाजत नहीं है जब तक कि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, क्योंकि गन शॉट सुनकर बहुत सारे टेररिस्ट निकल आएंगे। मैं तुम्हारे लिए रास्ते को क्लियर करता हूँ। ल्यूटिनेंट उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं ये सोल्जर जो भी है ये हमें कचरे की तरह ट्रीट कर रहा है। यूजिन जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते में जितने भी दुश्मन आते हैं उन सभी को फायर करके मारता जाता है। बड़ी स्पीड के साथ वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, सबके ऊपर गोलियां चलाते हुए बैंग बैंग सभी को मारता जाता है। वो सारे लोग भागते हुए रास्ते को क्लियर करते हुए कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें सामने से बहुत सारे टेररिस्ट की आवाजें आ रही होती हैं। ल्यूटिनेंट कहते हैं सामने तो बहुत सारे दुश्मन हैं। ल्यूटिनेंट अपनी गन को सामने की तरफ कर लेते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि इस सोल्जर को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। सामने काफी सारे एनिमीज हैं, जी जहाँ पर साइलेंट ट्रैकर इतने सारे दुश्मनों को अकेले नहीं मार पाएगा। लेकिन यूजिन फिर से भागता हुआ आगे अकेला ही चला जाता है। ल्यूटिनेंट कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं, ये एक सोल्जर है लेकिन फिर भी इसे अपने बेसिक्स याद नहीं। इस तरह की सिचुएशन में शांत रहकर फैसला करना होता है, लेकिन ये आगे की तरफ किस तरह भागता जा रहा है। कॉरिडोर की दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पर 3 एनिमीज होते हैं। यूजिन भागता हुआ वहाँ पर स्लिप लगाता है और साथ ही उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उन तीनों के ऊपर अटैक करता है और साथ ही उसकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं और वो वहीं पर नीचे से ऊपर उठने तक ही अपनी पिस्टल की मैगजीन को भी चेंज कर लेता है और साथ ही भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उन तीनों को तो उसने पहले ही मार दिया है। ल्यूटिनेंट जैसे ही वहाँ पर कॉरिडोर से आगे निकलते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तीनों दुश्मन पहले से मारे जा चुके हैं। ल्यूटिनेंट कहते हैं ये तो एक रियल मॉन्स्टर है। ल्यूटिनेंट कहते हैं मैं भी एक सोल्जर हूँ, लेकिन इसकी मूवमेंट्स एक सोल्जर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रेकलेस है, ये बिना सोचे समझे आगे बढ़ता जा रहा है। वो सारे लोग भागते हुए इस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। यूजिन वहीं पर जाकर कॉर्नर पर रुक जाता है। ल्यूटिनेंट से कहता है हमें यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। ल्यूटिनेंट उसे कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्यों रुक रहे हैं, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। यूजिन उसे पीछे की तरफ इशारा करता है। ल्यूटिनेंट पीछे की तरफ देखते हैं तो प्रोफेसर और उसका दूसरा दोस्त यानी कि सार्जेंट, वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, वो उनके साथ भाग नहीं पा रहे होते। ल्यूटिनेंट सोच रहा होता है मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी, कि हम लोग यहाँ पर प्रोफेसर को बचाने के लिए आए हैं, मेरा एक साथी भी पीछे रह गया है। एक्साइटमेंट में बहुत ही आगे भाग आया कि उन दोनों का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। फिर वो यूजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस है, मुझे लगा था ये एक रेकलेस पर्सन है, लेकिन इसे अपने साथियों की भी फिक्र है, इसने तो चारों तरफ नजर रखी हुई है। ल्यूटिनेंट अभी तक किसी कंफ्यूजन में होते हैं कि ये लड़का कोरियन है या नहीं। कहते हैं इसकी आंखों का रंग काला है, जबकि इसकी लैंग्वेज भी कोरियन है, हालांकि थोड़ी सी बुरी है, लेकिन फिर भी ये कोरियन बोल रहा है। ल्यूटिनेंट उससे फिर से पूछते हैं क्या तुम एक कोरियन हो, लेकिन यूजिन उसे जवाब देने की बजाय कहता है अरे 1 मिनट पूरा हो चुका है, हमें आगे बढ़ना होगा। फिर वो चारों लोग भागते हुए बेस से बाहर चले जाते हैं। वहीं पर सामने उनकी प्लेटून की गाड़ी मौजूद होती है, ल्यूटिनेंट की प्लेटून की गाड़ी होती है। वो सारे अपने ल्यूटिनेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ल्यूटिनेंट भी उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं मुझे तो लगा था कि उन सब ने तुम्हें पकड़ लिया होगा, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ल्यूटिनेंट के सोल्जर से बताते हैं कि हमें उनने पकड़ लिया था, लेकिन इस सोल्जर ने हम सबको बचा लिया। फिर इस लड़के ने हमें कहा कि हम लोग गाड़ी के साथ यहाँ पर रेडी रहे और अब ये आप सबको यहाँ पर लेकर आ गया है। यूजिन उन सब से कहता है मुझे लगता है कि हमें यहीं से अलग होना होगा, तुम सब लोग साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ो, पर तुम्हें तुम्हारे लोग मिल जाएंगे, वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ल्यूटिनेंट उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूजिन उसे कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मिशन को पूरा कर रहा हूँ। ल्यूटिनेंट अपने नतीजे पर पहुँचते हैं और कहते हैं मुझे पता चल गया है ये एक असैसिन है, ये एक मिलिट्री का मर्सिनरी है। ल्यूटिनेंट उसके सामने अपना हाथ करते हैं और हैंडशेक के लिए उसे कहते हैं। ल्यूटिनेंट उसे कहते हैं चाहे जो तुम्हारा एक मिशन ही था, इन फिर भी मैं अपना थैंक्स पेश करना चाहता हूँ, मेरे साथ हैंडशेक करो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी, क्योंकि तुमने मेरी और मेरे सारे दोस्तों की जान बचाई है। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होता है और उसके साथ अभी तक हाथ नहीं मिला रहा होता कि उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है कि सामने से कोई बजूका से फायर करने वाला है। कई बार दूर पत्थरों के पास दिखाते हैं कि 3-4 टेररिस्ट होते हैं जो कि बजूका के साथ उनके ऊपर फायर कर देते हैं। जैसे ही वो फायर करते हैं उसकी आवाज इन तक पहुंचती है। ल्यूटिनेंट कहते हैं ये आवाज तो बजूका के फायर की है। यूजिन भी चिल्लाकर उन सब से कहता है सभी लोग नीचे की तरफ झुक जाओ, लेकिन वहीं पर आकर बम फूटता है और बूम एक जबरदस्त धमाका होता है। बम फूटने की वजह से सभी के कान थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं, जबकि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा होता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है। धमाके की वजह से ल्यूटिनेंट भी काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, उनके सर से ब्लड निकल रहा होता है और उन्हें कुछ आवाज भी नहीं आ रही होती। ल्यूटिनेंट अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बैठी होती है और कहते हैं ये तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और कोई भी आवाज नहीं आ रही। वो अपने साइड पर देखते हैं और कहते हैं प्रोफेसर और मेरे सारे ट्रूप्स कैसे हैं, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, लेकिन वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होते हैं क्योंकि वो गाड़ी के पीछे छुपे होते हैं। फिर ल्यूटिनेंट यूजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं सोल्जर का क्या हुआ, वो कहाँ पर है। उसी
वक्त उन्हें गन शॉट की आवाज आती है। लेफ्टिनेंट सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर पत्थरों के पीछे वो सारे टेररिस्ट छुपे होते हैं, उनके ऊपर गोलियां चल रही होती हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट अपने साइड की तरफ देखते हैं, वहीं पर पत्थर के पीछे यूजिन बैठा होता है। यूजिन अपनी गन को इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। लेफ्टिनेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जबकि हम सब लोग अभी तक कुछ भी देख और सुन नहीं पा रहे, लेकिन ये लड़का इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया और उनके ऊपर अटैक भी कर रहा है। साथ ही यूजिन के चेहरे पर से उसका नकाब भी हट जाता है। लेफ्टिनेंट उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। लेफ्टिनेंट कहते हैं मैं जिसे मॉन्स्टर समझ रहा था ये तो एक बच्चा है। तो ये तो हमारे सोल्जर की एक स्टाइल वाली बैकग्राउंड स्टोरी थी। नेक्स्ट सीन 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है। अब हमारी स्टोरी फाइनली स्टार्ट होने वाली है। 6 महीने के बाद कोरिया का एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर अपनी क्लास के सारे बच्चों से कहती है अटेंशन एवरीवन, आज हमारे साथ एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। कि वहाँ पर बैठी हुई सारी लड़कियां बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है क्योंकि हमारा हीरो है ही बहुत ज्यादा हैंडसम। जबकि वहीं पर क्लास के अंदर एक बुली लड़का भी बैठा होता है जो कि गाली देकर कहता है अब ये कमीना कौन है। यूजिन टीचर के साथ खड़ा होता है। टीचर सारे बच्चों से कहती है आज से ये लड़का हमारी ही क्लास में तुम सब लोगों के साथ ही बैठकर पढ़ेगा। यूजिन उन सब की तरफ देखता और मुस्कुरा कर कहता है मुझे तुम सब लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मेरा नाम यूजिन है। यूजिन यहाँ पर नाइस गाय बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारा यंग असैसिन है जिसे सिर्फ मारना आता है। अब ये स्कूल के अंदर किस तरह एडजस्ट करेगा और इन सारे बुली लड़कों के साथ कैसे पेश आएगा, यही हमारी स्टोरी है। और ये आगे कैसे बढ़ेगी, आगे क्या क्या एडवेंचर होंगे, ये सब कुछ हम लोग इसी स्टोरी में देखेंगे। लेकिन पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं। यंग असैसिन की सेकंड एपिसोड की शुरुआत में स्कूल का सीन ही दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो यूजिन की छोटी बहन बैठी होती है। वो अलग क्लास में है, वहीं पर बैठी अपने भाई के बारे में सोच रही होती है और कहती है मेरा भाई तो अब तक स्कूल में आ चुका होगा और वो अपनी क्लास में बैठ गया होगा। उसी वक्त एक लड़की भागती हुई रूम में आती है और कहती है तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने आज एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा है और वो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम था। मुझे तो आज रात के लिए नींद ही नहीं आने वाली। और फिर बाकी की सारी लड़कियां भी उसके इर्द गिर्द आकर जमा हो जाती हैं और वो सारी उस लड़के की हैंडसमनेस की बातें करना शुरू कर देती हैं। हीरो की बहन का नाम यू डाइजुन है, मैं इसे डाइजुन ही कहूंगा। डाइजुन उनकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है ये लड़कियां कह रही है कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, लगता है कि वो मेरे भाई की बात कर रही है, लेकिन क्या वाकई में ये लड़का जो यहाँ पर आया है क्या वाकई में वो मेरा भाई है। वो अपनी कॉपी के ऊपर भी अपने भाई का नाम लिख रही होती है और साथ ही वो हमें बैकग्राउंड स्टोरी बताती है। वो कहती है 10 साल पहले मेरा भाई अपनी मॉम डैड के साथ प्लेन में जा रहा था, वहाँ पर प्लेन क्रैश में मेरे भाई की मौत हो गई। हमें तो ऐसे ही लगा था, लेकिन 10 साल के बाद मेरा भाई वापस आ गया है, पता नहीं कैसे। और वो बैकग्राउंड सीन में दिखाती है जब वो अपने दादाजी के साथ अपने भाई को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। दादाजी अपने पोते को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही वो रो रहे होते हैं, जबकि डाइजुन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो अपने भाई को 10 साल बाद देख रही है। डाइजुन वहाँ पर हकी बकी खड़ी होती है और कहती है क्या वाकई में ये लड़का मेरा भाई है। दादाजी यूजिन को अपने गले से लगा लेते हैं, जबकि यूजिन अपनी गर्दन को मोड़ते हुए अपनी बहन की तरफ देखता है। उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी बहन से कहता है तो तुम्हारा नाम डाइजुन है। डाइजुन वहीं पर बैठी बैठी अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज में खोई होती है कि उसी वक्त उसके पास एक बुली लड़की आती है और उसे पुकार पुकार कर कह रही होती है ओए डाइजुन मेरी बात सुनो, तुम बहरी हो गई हो। और साथ ही डाइजुन अपनी आंखें खोलती है। वो लड़की उसे कहती है कमीनी कुतिया कहीं की, मैं कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता, बहरी हो गई है क्या। डाइजुन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो लड़की डाइजुन से कहती है चलो ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन पीई क्लास में तुम्हें अपने जिम वाले कपड़े मुझे देने होंगे, तुम अपने साथ लेकर आई हो या नहीं। डाइजुन उसे कहती है हाँ मैं अपने साथ लेकर तो आई हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी ड्रेस तुम्हें दे दूंगी तो जिम क्लास में मैं क्या पहनूंगी। वो बुली लड़की उसके सर में मारती है और कहती है कमीनी कुतिया कहीं की, तेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तू मेरे सामने बोल रही है। किसने कहा कि मेरे सामने बात कर, मैंने तुझे कहा है कि अपनी ड्रेस मुझे देनी है तो देनी है, तू अपने लिए कहाँ से ड्रेस लेकर आएगी ये मेरा मसला नहीं है। बाकी की सारी लड़कियां भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। बुली लड़की के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। डाइजुन से कहती है हमने कुछ दिन तक तुझे इग्नोर क्या किया, तू तो हमें इग्नोर कर रही है। अगर तुझे हमारी बात की समझ नहीं आई तो फिर इन सभी लड़कियों के सामने तुझे इतना पीटेंगे कि तू फिर से शर्मिंदा हो जाएगी, रोते हुए यहाँ से वापस जाएगी। क्या तू ऐसे ही चाहती है। डाइजुन उनकी बात सुनने के बाद अपना सर झुका लेती है। नेक्स्ट सीन क्लास 3-2 का दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन गया है। यूजिन टीचर के पास ही खड़ा होता है। टीचर उन सारे बच्चों से कहती है आज से ये लड़का हमारी क्लास में बैठेगा। टीचर सारे बच्चों से कहती है ये लड़का पिछले 10 साल से अब्रोड में रह रहा था अपनी किसी वजह से, लेकिन अब ये वापस आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सारे बच्चे इसके साथ कोऑपरेट करो और यहाँ पर एडजस्ट होने में इसकी हेल्प करो। लड़कियां सारी तो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती हैं क्योंकि वो हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैंडसम है, जबकि लड़के सारे जल कुकड़े हैं। उनमें से एक बुली लड़का भी है जो कहता है अब ये कमीना कहाँ से आ गया। वहीं पर एक शरीफ सा चंपू लड़का बैठा होता है जो कि हमारे हीरो का दोस्त बनने वाला है। उसके साथ वाली सीट खाली होती है। टीचर उसे कहती है वो सामने वाली सीट खाली है, वहाँ पर जाकर बैठ सकती हो। यूजिन चलता हुआ अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में एक और बुली लड़का बैठा होता है। किसी भी क्लास में गुंडों की कमी नहीं होती क्योंकि क्लास में एक आधी गंदी मछली तो होती है। वो लड़का यूजिन की तरफ देखकर सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारे लोग इस लड़के को देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड
क्यों है? आयरिस लड़के में इतना क्या खास है? मुझे तो ये किसी एंगल से भी अच्छा और हैंडसम नहीं दिखाई दे रहा। उसी लड़के के पीछे वाला जो मेन गुंडा बैठा होता है उसे कहता है, हे ली, तेरी तरफ ही आ रहा है। ली भी उसका इशारा समझ जाता है, यानी कि उसे पंगा लेना है। ली कहता है, ये कमीना तो बड़ा ही सीधा अपने आराम से चलता हुआ आ रहा है, चलो भी ठीक है। सभी के सामने इसको शर्मिंदा करते हैं। और यहीं पर अगर आपको याद होगा, ये वाला सीन हमने सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स में भी देखा था। ली अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपने पाँव को साइड पर करता है और उसके सामने करते हुए उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन उसके पाँव के पास ही आकर रुक जाता है। ली भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मेरी टाइमिंग तो परफेक्ट थी, लेकिन ये अचानक से रुक कैसे गया? लगता है इसे पहले से पता था। यूजिन ली की तरफ घूर कर देखता है कि ली कह रहा होता है, इस कमीने को क्या लगता है ये है कौन? ये कोई बहुत बड़ा हीरो है, ये मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहा है? ली यूजिन को गाली देते हुए कहता है, कमीने कहीं के, उसने ज्यादा गंदी गाली दी है, मैं सिर्फ कमीना कह रहा हूँ। ली उसे कहता है, कमीने कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ घूरने की? यूजिन को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन साथ ही वो हमें बैकफ्लैश मेमोरी दिखाता है जहाँ पर उसका सीनियर ऑफिसर उसे कह रहा होता है, यूजिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब तुम स्कूल में जाने वाले हो, हम लोग तुम्हें कोरिया के स्कूल में भेज रहे हैं, वहाँ पर जाकर किसी के साथ भी फाइट मत करना, तुम्हें हर हाल में किसी के साथ फाइट नहीं करनी। यूजिन अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। ऑफिसर उसे कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो गए हो। लेकिन साथ ही यूजिन अपने ऑफिसर से कहता है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं ऐसे ही फाइटिंग कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। पहले मैं उन सभी के बारे में डेटा इकट्ठा करूंगा, देखूंगा कि उनके पास कौन कौन से वेपन्स हैं और वो सारे मेरे ऊपर किस किस तरह से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बिना डेटा के मैं उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, कहीं वो लोग मुझे मार न डालें। कि उसका सीनियर उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, इस डफर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। यूजिन कहता है, लेफ्टिनेंट आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने बैटलफील्ड पर 10 साल गुजारे हैं, आपको लगता है कि मैं एक स्कूल को हैंडल नहीं कर पाऊंगा? लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, अब बस करो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि उनके साथ फाइट नहीं करनी क्योंकि तुम्हारे पास डेटा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ फाइट नहीं करनी वरना तुम उन सबको मार डालोगे, वो सारे बेचारे तो बच्चे हैं। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यूजिन उस लड़के के सामने खड़ा होता है। ली उसे कहता है, ओए कमीने कहीं के, लगता है तुझे आवाज कम आती है, मैंने तुझसे पूछा है कि तू मुझे घूर कर क्यों देख रहा है, क्या तू मरना चाहता है? यूजिन उसे अभी भी कोई जवाब नहीं देता। टीचर उसे कहती है, बेटा तुम अभी तक यहीं पर क्यों खड़े हो, जाकर अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठ रहे? यूजिन टीचर से कहता है, आई एम सॉरी टीचर, मैं अभी जाकर बैठ जाता हूँ, और मुस्कुराता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। जबकि ली हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे तो लगा था ये बहुत बड़ा तीस मार रहा है, लेकिन ये तो मुझसे डर गया। जबकि दूसरे वाला गुंडा भी हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है, उन्हें लगता है कि ये डर गया है। तो हमारे चंपू साइड हीरो का नाम पार्क है। टीचर पार्क से कहती है, पार्क ये लड़का तुम्हारे साथ बैठने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसका पूरा ख्याल रखो, क्योंकि आज के बाद ये तुम्हारा सीटमेट है। टीचर अपनी क्लास को कंप्लीट करने के बाद उन सब से कहती है, तुम सब लोग अपनी क्लास को एंजॉय करो, तुम लोगों से कल मिलती हूँ। पार्क जंग चैन हंसते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम पार्क जंग चैन है, मुझे पार्क कह सकते हो। पार्क उसे कहता है, तुमने अपना नाम यूजिन बताया था है ना? यूजिन उसे कहता है, हाँ मेरा नाम यूजिन है। और यहीं पर पार्क उन दोनों बुली लड़कों की तरफ देखता है और फिर बड़ी ही साइलेंट सी आवाज के साथ यूजिन को उन दोनों के बारे में बताता है। पार्क उसे कहता है, ये देखकर तो तुम भी काफी ज्यादा हैरान हुए होगे, मैंने देखा ली ने तुम्हारे सामने अपनी टांग की थी और तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। पार्क उसे कहता है, अभी भी जिस लड़के ने तुम्हारे सामने अपना पाँव किया था उसका नाम ली है, और उसके पीछे वाली साइड के ऊपर जो लड़का बैठा हुआ है उसका नाम जू युकजिन है। ये दोनों ही हमारी क्लास के सबसे बड़े बदमाश लड़के हैं, तुम्हें इन दोनों से बचकर रहना होगा। यूजिन उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दिया। पार्क उसे कहता है, कोई बात नहीं, हमारी फर्स्ट क्लास मैथ की होने वाली है, अभी थोड़ी देर में टीचर आ जाएंगे। पार्क हंसते हुए कहता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। फिर वो यूजिन से कहता है, अगर तुम्हारे जहन में कोई भी सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मुझसे जितना हो सका मैं तुम्हारी उतनी हेल्प करूंगा। थोड़ी देर के बाद उनके मैथ के टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और सारे बच्चों से कहते हैं, जल्दी से अपनी बुक का पेज 47 खोलो। और फिर वो बोर्ड के ऊपर मैथ लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बोरिंग सी मैथ, x3 + a3, एल्जिब्रा यहाँ पर किसको पढ़नी है? सारे बच्चे बहुत ज्यादा बोर होते हैं हमारे यूजिन को छोड़कर, कि बहुत ही फोकस होकर उसकी तरफ देख रहा होता है, जबकि बाकी के सारे अपनी अपनी डेस्क के ऊपर सो रहे होते हैं या फिर बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। लेकिन लगता है कि हमारा साइड हीरो भी काफी ज्यादा पढ़ाकू है, वो भी टीचर की तरफ देख देख कर अपनी कॉपी पर नोट्स ले रहा होता है। यूजिन बाकी के सारे बच्चों की तरफ देखता है, वो सारे अपने अपने काम में लगे होते हैं। फिर वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो बाहर पीई की क्लास हो रही होती है, सारे बच्चे वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उन सभी को एक्सरसाइज करते हुए देखकर हमारे हीरो को भी अपने पास्ट के दिन याद आ जाते हैं, जब वो एक असैसिन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। तब वो एक छोटा सा बच्चा था तो उसे बहुत ज्यादा भगाया जाता था, यहाँ तक कि वो भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाता और फाइट में बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता। फिर उन्हें स्वम्प के अंदर गहरे पानी के अंदर से गुजरना पड़ता, रस्सों के साथ लटक कर दीवारें चढ़नी पड़ती और निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती। यूजिन अपने ख्यालों में खोया होता है और अपने हाथ में गन लेकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं इस वक्त कोरिया में हूँ और ये वाला कंट्री बहुत ज्यादा पीसफुल है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर बहुत ज्यादा वार थी। नेक्स्ट सीन छुट्टी के वक्त का होता है। छुट्टी के वक्त सारे बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं। दार्जुन के साथ साथ आगे काफी सारी लड़कियां होती हैं, वो सामने
गेट की तरफ देखती है तो वहाँ पर हमारा हीरो खड़ा होता है। वो कहती है ये लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये यहाँ पर किसका इंतजार कर रहा होगा। डायजुन अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है ओपा यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ओपा क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही हो। ओपा बड़े भाई को कहते हैं। यूजिन उसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे वापस जाएं, क्या तुम्हारा कोई और प्लान तो नहीं है। डायजुन जल्दी से अपने इर्द गिर्द देखती है और उसे कहती है नहीं मेरा और कोई भी प्लान नहीं है। यूजिन उसे कहता है चलो फिर इकट्ठे घर चलते हैं। डायजुन मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ती है। वो दोनों गली में चलते हुए जा रहे होते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। यूजिन उसे कहता है तुम्हें ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा। डायजुन उसे कहती है नहीं इतना भी अजीब नहीं है। यूजिन उसे कहता है तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फील कर रहा हूँ, मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूँ। जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तब मैं सिर्फ 9 साल का था और तुम 7 साल की थी। मेरे पास तुम्हारी और ग्रैंडफादर की इतनी ज्यादा मेमोरीज नहीं है, मुझे बस इतना याद था कि मेरी एक छोटी बहन है और साथ में मेरे ग्रैंडफादर हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा क्योंकि तुम तब सिर्फ 7 साल की थी। मॉम डैड के मरने के बाद ग्रैंडपा ने तुम्हें बहुत ही अच्छे से संभाला है। वो दोनों चलते हुए एक होटल के सामने से गुजरते हैं। वहीं पर डायजुन को आवाज आती है। लड़की अंदर बैठी कह रही होती है हीजिन ने कब कहा था कि वो कब यहाँ पर आने वाली है। हीजिन वही लड़की है जो कि डायजुन से क्लास में उसकी जिम वाली ड्रेस मांग रही थी। हीजिन की दोस्त के साथ 2 और लड़के भी होते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं लेकिन वहीं पर उनकी नजर डायजुन पर पड़ती है। वो लड़की कहती है ये तो डायजुन है। डायजुन उसकी आवाज सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं तो ओपा के साथ हूँ। बुली लड़की का दोस्त उसे कहता है क्या तुम इस लड़की को जानती हो। वो कहती है हाँ ये मेरी क्लास फेलो है। हीजिन जिस लड़की को बुली कर रही थी ये वही लड़की है। बुली लड़की हंसते हुए कहती है डायजुन ये लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वैसे शक्ल से लगता तो नहीं कि ये तेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है क्योंकि तेरे जैसी लड़की के पास इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कहाँ से आएगा। डायजुन उसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं ये मेरा बड़ा भाई है। बुली लड़की उसे कहती है हमें तो इस बारे में पता भी नहीं था कि तेरा एक भाई भी है। यूजिन अपनी बहन से पूछता है क्या ये तुम्हारी दोस्त है। डायजुन कहती है हाँ ये मेरी दोस्त है, ये मेरी क्लास फेलो है। लेकिन बुली लड़की हंसना शुरू कर देती है और कहती है क्या डायजुन तो अपने भाई से भी झूठ बोल रही है, मैं कब से तेरी दोस्त बन गई। डायजुन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मेरे भाई को सब कुछ पता चल जाएगा, ये लड़कियां मुझे बुली करती हैं। यूजिन भी उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। बुली लड़की के साथ वाला लड़का शायद उसका बॉयफ्रेंड है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है वो एक कमीने कहीं के तू मेरी तरफ घूर कर क्यों देख रहा है। और वो बड़े स्टाइल के साथ उसे कहता है बिल्कुल टपोरी अंदाज में मेरी तरफ घूरना बंद कर वरना मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। और यहीं पर हम लोग अपनी सेकंड एपिसोड का एंड करते हैं। वहीं पर रास्ते में एक होटल पर बुली लड़की के साथ वाली उसकी दोस्त बैठी होती है जबकि उसके साथ उसके 2 लड़के दोस्त बैठे होते हैं क्योंकि हीजिन का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन डायजुन को वहाँ पर देखकर वो फिर से उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं जबकि ये बात यूजिन को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो घूर घूर कर उनकी तरफ देख रहा होता है। और उसका घूरना बुली लड़की के साथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे कहता है कमीने तू मेरी तरफ घूर कर क्या देख रहा है, लगता है तू मरना चाहता है। बुली लड़की का बॉयफ्रेंड उसे कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, ये तो अभी तक हमें घूर कर देख रहा है। और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है मुझे नहीं पता। जबकि उनके साथ वाला मोटा लड़का जो कि पहले उसे धमकी दे रहा था वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि इन्हें हमसे फाइट करनी है। इस तरह के कमीने कहीं पर भी निकल आते हैं, चलो मैं इनको सबक सिखाकर आता हूँ। वो मोटा लड़का सीधा जाकर यूजिन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है लगता है कि थोड़ी देर पहले तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने तुझसे कहा था कि घूरना बंद कर वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अबे साले क्या तू अपनी बहन के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि तुझे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। लेकिन यूजिन उसकी तरफ देखकर अपने हिसाब लगा रहा होता है। यूजिन कहता है ये मेरे साथ फाइट करने के लिए आया है लेकिन इसके पास कोई भी वेपन नहीं है और ये बिल्कुल डिफेंसलेस है और ये ऊपर से मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गया है, यहाँ से तो मैं सिर्फ एक ही पंच मारकर इसका काम तमाम कर सकता हूँ। और इसने अपनी गर्दन भी इस तरह उठा रखी है कि मैं इसकी गर्दन के नीचे पंच मार के इसकी ट्रैकिया को ब्रेक कर दूं। इसने अपने हाथ दोनों जेबों में डाले हुए हैं, इसके पास कोई भी वेपन नहीं हो सकता। आज ये दुश्मन मेरे सामने इस तरह क्यों खड़ा है, ऐसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि ये मुझे हरा सकता है, वो भी बिना वेपन्स को यूज किए। साथ ही उसे अपने लेफ्टिनेंट की बात याद आती है। लेफ्टिनेंट ने उसे कहा था फाइट मत करना। यूजिन कहता है चलो फिर थोड़ा दफा करो इसको, तो बहुत ज्यादा वीक है, अगर मैं इसको मारूंगा तो ये मर जाएगा। और साथ ही वो एक लंबा सा सांस लेता है। इस बात से गुंडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूजिन की शर्ट से पकड़ते हुए उसे थप्पड़ मारने लगता है और कहता है तुझे क्या लगता है तू मुझे इग्नोर कर सकता है। जैसे वो उसे थप्पड़ मारने लगता है उसी वक्त डायजुन आगे बढ़ती है, सर झुकाते हुए उनसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मेरा भाई यहाँ पर नहीं था, पिछले 10 साल से अब्रोड में रह रहा था, इसे यहाँ के कल्चर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। यूजिन अपनी बहन को माफी मांगते हुए देखकर उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की हंस रही होती है जबकि उसका बॉयफ्रेंड भी हंस रहा होता है। बुली लड़का अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और डायजुन से कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये कमीना 10 साल तक बाहर रह कर आया है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, इसने गुस्से के साथ मेरी तरफ देखा है, मुझे इसे सबक सिखाना है। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है तो उसकी बहन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और डर के मारे रोना शुरू कर देती है। यूजिन जल्दी से उस बुली लड़के के बाजू के ऊपर पंच मारता है, इससे वो लड़का पीछे की तरफ हट जाता है और अपने बाजू को पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है इस लड़के का पंच तो बहुत ज्यादा भारी है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी हड्डी टूट गई है। यूजिन ने अपना बैग पहना होता है, वो अपने बैग
को उतार देता है और साथ ही अपने कोट को उतार कर अपनी बहन के पास चला जाता है। उसकी बहन डरते हुए अपने भाई की तरफ देखती है और उसे कहती है, ब्रदर यहाँ से चलो। वो उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। साथ ही वो अपने कोट को उसके चेहरे के ऊपर दे देता है और कहता है, यहाँ पर मत देखना। उसी वक्त वो मोटा लड़का यूजिन को गालियां देते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन भी जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसकी थोड़ी के नीचे जबरदस्त कोहनी मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है और उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं। वो मोटा लड़का पीछे जाकर टेबल के ऊपर गिरता है, जबकि दूसरे वाला बुली लड़का भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी दोस्त भी। यूजिन उन दोनों से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने अपने लेफ्टिनेंट को दिया हुआ वादा अपने स्कूल के पहले दिन तोड़ दिया है, मुझे बाद में उनसे माफी मांगना पड़ेगी। वो मोटा लड़का नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड भी निकल रहा होता है, जबकि दूसरे वाला लड़का बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है, ये कमीना है कौन, इसने सिर्फ एक ही पंच में हमारे मोटू को नीचे गिरा दिया है। यहीं पर नेक्स्ट सीन उस बेस का दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन ट्रेनिंग करता रहा है और उन सारे सोल्जर साथियों का जिनके साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था। एक बार उसके लेफ्टिनेंट भी खड़े होते हैं। उनके पास एक सोल्जर आता है और कहता है, लेफ्टिनेंट आपने कहा था कि आज के दिन हमारा यूजिन स्कूल में जाने वाला है, मुझे लगता है कि आज उसका पहला दिन होने वाला है। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ वो आज ही के दिन स्कूल जाने वाला है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हमने पूरा 1 साल लगाया है उसे एजुकेट करने में कि उसे स्कूल में जाकर किस तरह पेश आना है, बाकी के बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करना है। दूसरा सोल्जर कहता है, सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसने पूरे 10 साल हमारे सोल्जर्स के साथ यहाँ पर गुजारे हैं, किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। साथ ही लेफ्टिनेंट ब्लश करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है वो मेरे सारे रूल्स को फॉलो करेगा, वो वहाँ पर अपने आप को बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर रहा होगा क्योंकि मैंने उसे पर्सनल ट्रेनिंग दी है। सोल्जर भी लेफ्टिनेंट से कहता है, हाँ लेफ्टिनेंट आप बहुत ही अच्छे कोच हैं, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, यूजिन उनके सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा रहा होता है और उसने उस मोटे लड़के को पंच मारा होता है, जिससे वो सहमी होकर नीचे गिर जाता है। यूजिन कहता है, लगता है मैंने लेफ्टिनेंट को दिया हुआ वादा तोड़ दिया है। यूजिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, इसकी तो आंखें घूम गई हैं, लगता है कि ये सिर्फ एक ही हिट से बेहोश हो गया है, मुझे तो लगा था ये दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। फिर साथ ही यूजिन दूसरे वाले लड़के की तरफ देखता है। दूसरे वाला लड़का पहले ही बहुत ज्यादा घबराया होता है, वो भी उसी की तरफ देख ही रहा होता है कि यूजिन बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने पहुंच जाता है और उसे पंच मारता है। वो अपने दोनों बाजू को सामने करते हुए यूजिन के पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। जबकि अब सिर्फ वो बुली लड़की बचती है, जो कि ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूर घूर कर देखता है, इस वजह से वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है जैसे कि वो उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन उसी वक्त उसकी बहन अपने सर से कोट को उतार देती है और उसे कहती है, ओपा तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। और साथ ही वो बाकी के दोनों लड़कों की तरफ भी देखती है और कहती है, इन सब के साथ क्या हुआ, ये कोट तो मेरे सर के ऊपर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया। जबकि वो बुली लड़की भी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, वो डाइजुन को कुछ भी नहीं कहती। यूजिन उसके पास से चुपचाप गुजर जाता है। वो डाइजुन के पास जाता है और उसे कहता है, कहीं तुम ये सब कुछ देखकर सरप्राइज तो नहीं हो गई। डाइजुन बहुत ज्यादा हैरान परेशान होती है। यूजिन उसे कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर ला सकता हूँ, फिर दोनों बैठकर खाते हैं। डाइजुन उसे कहती है, नहीं ठीक है मुझे भूख नहीं लगी। यूजिन उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, फिर घर चलते हैं, चलो घर चले। डाइजुन उसे कहती है, ओपा तुम्हारा कोट। वो उसके हाथ से अपना कोट ले लेता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपनी बहन की तरफ बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर देख रहा होता है कि वो बुली लड़की देखकर कह रही होती है, क्या ये वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम सबको पीट रहा था, लेकिन अब देखो ये कितना ज्यादा शरीफ बन गया है। फिर वो दोनों आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं। डाइजुन उस बुली लड़की की तरफ देखती है और उसे कहती है, मैं वापस घर जा रही हूँ। जबकि यूजिन भी उसकी तरफ घूर कर देखता है। बुली लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती। फिर वो दोनों बहन भाई चलते हुए आगे चले जाते हैं। डाइजुन अपने भाई से कहती है, ओपा क्या थोड़ी देर पहले उन दोनों बुरे लड़कों को तुमने मारा है। यूजिन उसे कहता है, हाँ मैंने उन दोनों को मारा है। उसकी बहन ये सुनने के बाद सोच रही होती है, मेरा भाई शक्ल से तो ऐसा दिखता नहीं है कि ये किसी को मार सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। डाइजुन अपने भाई से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोरिया में किसी की तरफ इस तरह घूर कर नहीं देखते, जैसे तुम उनकी तरफ घूर कर देख रहे थे। जैसा कि उन दोनों ने रिएक्शन दिया, बिल्कुल बाकी भी ऐसे रिएक्शन देते हैं, इसलिए किसी को घूर कर मत देखो। यूजिन उसे कहता है, लेकिन जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर हमें हर चीज के ऊपर नजर रखना पड़ती थी, एक दूसरे की तरफ घूर कर भी देखना पड़ता था, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। डाइजुन उसे कहती है, क्या वाकई में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर तुम दूसरों के ऊपर से नजर नहीं हटा सकते। डाइजुन उसे कहती है, तो फिर जहाँ पर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनको घूर कर क्यों देख रहे थे। यूजिन उसे कहता है, तुम्हारे लिए, कि तुम उनकी वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मुझे लगा शायद वो तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं, इसी वजह से मैंने उनको पीटा है। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है। डाइजुन उसकी बात सुनने के बाद अपना सर झुका लेती है। यूजिन
यूजिन उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन डाइजुन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा यूजिन से कह रहे होते हैं बेटा तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तुम आराम से बैठो और खाना खाओ। क्योंकि यूजिन ने एप्रन पहना होता है और वो दादाजी से कह रहा होता है दादाजी आप आराम से जाकर चेयर पर बैठ जाएं, मैं सारी डिशेस धो दूंगा, अब से आपको इन सब कामों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दादाजी उसे कहते हैं अच्छा ठीक है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब कुछ काम करो, इतने सालों के बाद तुम वापस आए हो। फिर दादाजी वापस जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं जबकि यूजिन सारे बर्तन धोना शुरू कर देता है। दादाजी उससे बात बढ़ाने के लिए कहते हैं मुझे बताओ क्या तुम्हें खाना पसंद आया, मैंने आज बहुत ही मन लगाकर खाना तैयार किया था सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए। ऐसे मेरे कुकिंग स्किल इतने अच्छे तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था। यूजिन अपने दादाजी से कहता है खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, नहीं इससे अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया। दादाजी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। डाइजुन अपने दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है और कहती है दादाजी इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दादाजी अंदर से बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि यूजिन ने उनके खाने की तारीफ की है। क्योंकि दादाजी को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी तो यूजिन की वापस आने की बात सुनने के बाद कुकिंग क्लासेस लेते रहे हैं। दादाजी डाइजुन से कहते हैं क्या तुम्हें भी खाना पसंद आया। डाइजुन कहती है जी दादाजी मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया। दादाजी यूजिन से पूछते हैं हमारा स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, क्या कोई मसला तो नहीं हुआ। यूजिन बर्तन धोते हुए वहीं पर रुक जाता है और दादाजी से कहता है बल्कि वो दादाजी से कहने लगता है कि एक मसला था लेकिन वो अपनी बहन की तरफ देखकर कहता है नहीं अब कोई भी मसला नहीं है, सब कुछ ठीक था। दादाजी कहते हैं ये सुनकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम अपने स्कूल में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गए हो। फिर रात काफी ज्यादा हो जाती है और वो सारे एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। डाइजुन अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है और साथ ही वो अपने दादाजी की सारी मेमोरीज को याद कर रहा होता है। जब वो पहली बार एयरपोर्ट पर आया था दादाजी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और कहते थे ऊपर वाले का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उसने तुम्हें जिंदा वापस भेज दिया, बहुत ज्यादा खुश हूँ, कम से कम तुम तो वापस आए, तुम्हारे पास हमारी बहुत ज्यादा मेमोरीज तो नहीं होंगी लेकिन खास बात तो ये है कि तुम हमारे पास वापस आ गए हो। और साथ ही खाने का सीन भी दिखाते हैं। दादाजी उसके सामने बहुत सारा खाना रखते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है, तुम अब्रोड में कैसा खाना खाते रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनाया है। यूजिन भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और वो साथ ही अपनी आंखें बंद करता है और कहता है मैं अपनी फैमिली में वापस आ गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे प्लेन क्रैश का हादसा याद आता है जिसके अंदर वो अपनी मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था। उस प्लेन के अंदर कोई टेक्निकी खराबी आ गई थी, सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सारे लोग ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी प्लेन के अंदर यूजिन को भी दिखाते हैं जो कि अपने मॉम डैड के साथ बैठा होता है। वो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और दोनों ही उसको अपनी बॉडी से कवर कर लेते हैं और उसी वक्त दिखाते हैं कि वो जहाज नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। ऐसे वो जहाज क्रैश होता है उसी वक्त यूजिन फिर से उठकर बैठ जाता है। अपनी इन्हीं बैड मेमोरीज की वजह से यूजिन को कभी नींद नहीं आती। यूजिन जल्दी से उठकर बैठ जाता है और लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देता है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो अपने घर में अपने रूम में बैठा है वो कहता है ये तो एक सपना था। फिर वो टाइम की तरफ देखता है तो 7:10 बज चुके होते हैं यानी कि उसके उठने का टाइम है। फिर उसे तैयार होकर स्कूल भी जाना है। यूजिन रात को सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे अपने मॉम डैड के उस प्लेन क्रैश का हादसा याद आता है जिसके अंदर वो भी बैठा हुआ था लेकिन वो अकेला उस प्लेन क्रैश में बचा था। उस हादसे को याद करने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो टाइम की तरफ देखता है तो 7:10 होते हैं यानी कि उसके स्कूल जाने का टाइम है। वो उठकर बाहर आ जाता है क्योंकि उसे बाहर से आवाज आ रही होती है। बाहर उसकी छोटी बहन डाइजुन उसके लिए खाना गर्म कर रही होती है। वो बाहर आता है और कहता है डाइजुन तुम ये क्या कर रही हो। डाइजुन उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में तुम्हें जगाने के लिए आने ही वाली थी। यूजिन उसे कहता है ग्रैंडफादर कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रहे। डाइजुन कहती है वो तो काम पर चले भी गए हैं। यूजिन कहता है वो कौन से काम पर चले गए हैं। डाइजुन उसे कहती है दादाजी ने तुम्हारे वापस आने की खुशी में कुछ छुट्टियां ली हुई थी इसलिए वो घर पर थे लेकिन आज से वो दोबारा से अपने काम पर चले गए हैं। डाइजुन ने पहले से यूनिफॉर्म पहना होता है। डाइजुन उसे कहती है आज मुझे स्कूल जल्दी जाना है इसलिए मैं पहले जा रही हूँ, तुम खाना खाकर आ जाना, मैंने रात का बचा हुआ खाना तुम्हारे लिए गर्म कर दिया है। फिर वो दरवाजा बंद करके घर से चली जाती है। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है फिर वो खाने की तरफ देखता है और बैठकर खाना खा लेता है। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर कल वाली वो लड़की जिसके दोस्तों ने यूजिन से बहुत ज्यादा मार खाई थी वो अपनी दोस्त हीजिन के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। हीजिन उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस कमीनी का भाई भी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने तुम्हारे दोनों दोस्तों को बहुत ज्यादा पीटा और क्लास 3-2 में जो नया लड़का आया है वही उसका भाई है। और यहीं पर वो लड़की अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है उसी वक्त का जब उसे मार पड़ी थी। तो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो अपने दोस्त के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, जबकि वो वहाँ पर मार खा के बैठा होता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो उसे कहता है क्या तुझे मैं किसी एंगल से ठीक लग रहा हूँ, जबकि वो लड़की सोच रही होती है
अर्जुन का भाई तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एक हिट के साथ उसने इन सभी का काम तमाम कर दिया। हीजिन की दोस्त बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और सोच रही होती है अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग अभी भी उस लड़की डाइजुन को बुली करेंगे या नहीं, क्योंकि अगर हम उसके साथ ऐसे ही करते रहे तो उसका भाई तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो हमें मारेगा। इस तरह वो लड़का मुझे देख रहा था घूर घूर कर, मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। लेकिन साथ ही वो अपनी दोस्त हीजिन की तरफ देखती है और कहती है मुझे उस लड़के से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हीजिन मेरे साथ है। हीजिन का बड़ा भाई स्कूल की सबसे बड़ी गैंग में है, वो 3rd ईयर क्लास की अल्फा ग्रुप में है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। नेक्स्ट सीन में स्कूल के एक एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर डाइजुन सीढ़ियाँ उतर रही होती है, जबकि हीजिन वहीं पर आती है और उसके सर में पेपर मारती है और उसे कहती है ओए डाइजुन कहाँ पर जा रही है। डाइजुन उसे कहती है ये क्या हुआ, तुमने मुझे मारा क्यों। हीजिन उसे कहती है रोना बंद कर और मेरे साथ आओ। डाइजुन उसे कहती है लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। हीजिन आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की, तुझे कहा ना मेरे साथ आ, तो चुपचाप मेरे साथ आ, तेरा भाई क्या आ गया, तू तो बहुत ज्यादा शानी बन रही है, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप मेरे साथ चल, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहीं पर तेरी ले लूं और इन सभी के सामने तेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सीन उनके स्कूल के बाहर का दिखाया जाता है, वॉशरूम के पास का, जहाँ पर हीजिन डाइजुन को बहुत ज्यादा पीट रही होती है। वो उसके पेट में किक मारती है जिससे डाइजुन पीछे कचरे की बाल्टी के पास आकर गिर जाती है। हीजिन उसे किक मारकर गिराने के बाद उसे कहती है मैंने तुझसे कहा था ना कि आगे से मुझे जवाब न दिया कर, लगता है तो ये सारी बातें भूल चुकी है। डाइजुन उसे कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। हीजिन उसे कहती है अब मासूम बनने का नाटक मत कर, कल तू अपने भाई को साथ लेकर आई थी और होटल में मेरी दोस्त के दोनों दोस्तों को बहुत ज्यादा पीटा, या तो वो सारी बात भूल भी गई है। हमारी छोटी डाइजुन, तुझे क्या लगता है कि तेरा भाई थोड़ी बहुत फाइटिंग जानता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू स्कूल में हमारे सामने आकर खड़ी हो सकती है। शायद तू भूल रही है कि मेरा भाई कौन है, लेकिन तेरी इस छोटी सी गलती की वजह से अब तेरे भाई की स्कूल लाइफ बिल्कुल रुइन होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने भाई को बोल दिया है। अब तक तो मेरे भाई ने उसको बहुत ज्यादा पीट भी दिया होगा। डाइजुन उसे कहती है लेकिन इस सब का तुम्हारे से क्या ताल्लुक है। हीजिन उसके पास ही बैठ जाती है और कहती है और डाइजुन शायद तुझे इस बारे में नहीं पता, कल जिस लड़के को तेरे भाई ने मारा था वो मेरे भाई का दोस्त है। मेरा भाई अपने दोस्त का बदला तो जरूर लेगा और इस वक्त मेरा ओपा तुम्हारे भाई की क्लास में चला भी गया होगा उसे मारने के लिए। ये बात सुनते ही डाइजुन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है तुम लोग मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हो। हीजिन उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह चिल्लाकर बात करने की, अगली बार मेरे सामने इस तरह बात की तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। हीजिन उसे थप्पड़ खाने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है मेरी गलती की वजह से मेरा भाई अब मुश्किल में पड़ चुका है। डाइजुन रोते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है मैं अपने भाई के साथ ऐसा होने नहीं दे सकती, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। अब भी डाइजुन वहाँ से भागते हुए अपने भाई की क्लासरूम की तरफ जाना शुरू कर देती है, जबकि हीजिन उसे कहती है तुझे लगता है कि तुम उससे भाग सकती है, और वो भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू करती है। नेक्स्ट सीन क्लास 3-2 का दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास के अंदर सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान परेशान खड़े होते हैं, जबकि हमारी इस क्लास के 2 गुंडे जो ली और उसका दोस्त वो दोनों भी चुपचाप खड़े होते हैं, क्योंकि हीजिन और उसके दोस्त सारे वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं और सारे काफी ज्यादा बदमाश लड़के हैं, इसलिए पूरी की पूरी क्लास उनसे डरी हुई होती है। यूजिन ने जिन दोनों लड़कों को होटल के अंदर पीटा था वो दोनों लड़के भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। यूजिन उन दोनों की तरफ देख रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे, जबकि यहीं पर हीजिन के ओपा को भी दिखाया जाता है जिसका नाम किम कीसू है। सेम उसी वक्त डाइजुन भी भागती हुई क्लास के अंदर आती है और चिल्लाकर अपने भाई का नाम पुकारती है, क्योंकि वो भागती हुई आई है इसलिए वो लंबे लंबे सांस ले रही होती है। साथ ही उसके कपड़े भी काफी ज्यादा गंदे होते हैं और उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान भी होते हैं। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है, वो पहले उसके चेहरे की तरफ देखता है, उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ का निशान होता है, फिर वो उसके यूनिफॉर्म की तरफ देखता है तो उसके पेट के ऊपर किक की वजह से उसके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं। कीसू उसे वहाँ पर देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है ये छोटी बहन अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, मेरी छोटी बहन भी बिल्कुल ऐसी है, वो हमेशा मुझसे फेवर मांगती रहती है। उसी वक्त उसकी बहन हीजिन भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है ओ कमान, ऐसा भी नहीं है, मैं हमेशा ही तुमसे मदद नहीं मांगती, और ऊपर से अगर तुम्हें कोई पीटेगा तो मैं भी तो तुम्हारे लिए परेशान होंगी क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जबकि यूजिन अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और यहीं पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है इन सभी के क्लासरूम में आने से पहले का। अभी यूजिन अपनी क्लास में नहीं आया होता, उसका चंपू दोस्त पार्क वहीं पर बैठा होता है, जबकि ली और उसका दोस्त उसके सर में चौक मार रहे होते हैं, दोनों उसके सर पे हिट लगा रहे होते हैं। ली सबसे पहले निशाना लगाता है और कहता है ये देखो मैंने बेहतरीन निशाना लगाया है। ली सबसे पहले उसके सर में मारता है, जबकि जू अपने साथ वाले लड़के से कहता है अपने रेजर मुझे दो। वो लड़का अपना रेजर निकाल कर उसके हाथ में दे देता है। जू उस रेजर को अपने हाथ में पकड़कर बड़ी फुल स्ट्रेंथ के साथ पार्क के सर में मारता है और वो सीधा जाकर पार्क के सर में लगता भी है। फिर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। जू ली से कहता है क्या अब तुमने देखा इस तरह निशाना लगाते हैं। ली उससे कहता है तुमने एक निशाना क्या लगा लिया, तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए हो, मैंने तो कितने निशाने लगाए हैं, चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि AK-47 से कैसे वार करते हैं। उसके हाथ में भी एक रेजर होता है। जू से कहता है इस बार तुम निशाना नहीं लगा पाओगे। लियो से कहता है चलो फिर देखते हैं मैं निशाना लगा पाता हूँ या नहीं। वो अपने रेजर को हाथ में पकड़ता है और फुल स्ट्रेंथ के
साथ पार्क के सर की तरफ निशाना लगाकर फेंक देता है, लेकिन उसी वक्त यूजिन पार्क के सामने आ जाता है और उसके बैग के साथ उसका रेजर टकराकर नीचे गिर जाता है। यूजिन अपना बैग उतारता है और पार्क के साथ बैठने लगता है, जबकि वो दोनों लड़के बोझदा गुस्से हो जाते हैं। ली कहता है, मुझे जो लड़का बोझदा परेशान कर रहा है, इसकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि ये हम लोगों से डर रहा है। जू से कहता है, चलो फिर ठीक है, अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं और इसको दिखाते हैं कि हम लोग किस मिट्टी से बने हैं। जू से कहता है, छुट्टी के बाद इसे बाहर बुला लो और उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। ली भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, छुट्टी के बाद इसे बुलाते हैं। यूजिन पार्क के साथ आकर बैठ जाता है। पार्क उसे कहता है, तो तुम यहाँ पर आ गए हो। यूजिन उसे कहता है, हाँ मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। पार्क उन दोनों लड़कों की तरफ देखता है और उसे कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जबकि वो दोनों ही गुंडे हंसना शुरू कर देते हैं। पार्क यूजिन से पूछता है, आज स्कूल से छुट्टी के बाद तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें पूरा शहर दिखा दूंगा। मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर नए आए हो। यूजिन उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन के साथ घर जाना होता है। पार्क उसकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, क्या तुम और तुम्हारी बहन दोनों यहाँ पर नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो? यूजिन उसे कहता है, नहीं मेरी बहन तो यहाँ पर पहले से है, मैं सिर्फ अब्रोड में था, वो तो शुरू से यहीं पर पढ़ रही है। पार्क उसे कहता है, उसका नाम क्या है? शायद मैं उसे जानता हूँ। यूजिन उसे कहता है, उसका नाम यू डायून है। यू डायून का नाम सुनते ही पार्क वहीं पर चुप हो जाता है और पहले तो घबराकर वो अपने आसपास देखता है, फिर वो उसे कहता है, क्या वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है? वो यू डायून, क्या वो तुम्हारी बहन है? यूजिन उसे कहता है, हाँ वही मेरी बहन है, क्या तुम उसे जानते हो? पार्क उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। यूजिन उसे कहता है, क्या हुआ, तुम आगे से खामोश क्यों हो गए? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? पार्क उसे कहता है, शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता क्योंकि तुम यहाँ पर नए आए हो, लेकिन तुम्हारी बहन की स्कूल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यूजिन उसे कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? पार्क उसे कहता है, मैं तुम्हारी बहन को काफी अरसे से जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट है, मिडिल स्कूल से ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, बहुत सारे लड़के उसके पीछे भी थे, काफी सारे लड़कों ने उसको प्रपोज किया और उन्हें सारे लड़कों में से एक लड़का ऐसा भी था जिसे एक लड़की पसंद करती थी जिसका नाम हीजिन है। जब उसके बॉयफ्रेंड ने डाजुन को प्रपोज किया तो उस लड़की को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर उस दिन के बाद से हीजिन ने तुम्हारी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया, वो रोजाना ही तकरीबन उसको बुली करती है और उसे मारते पीटते हैं। यूजिन उसे कहता है, पर मेरी बहन के साथ यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है तो बाकी सब कुछ नहीं कर रहे, क्या कोई उसे रोकने वाला नहीं है? और घबराते हुए उसे कहता है, कोई भी उस लड़की हीजिन के साथ पंगा नहीं लेता क्योंकि उस लड़की का बड़ा भाई 3rd क्लास में है और वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, उसका नाम किम किसू है। वो अपने भाई के दम पर जहाँ पर क्लास में किसी को भी बुली कर सकती है। पार्क उसे कहता है, मिडिल स्कूल में उसने उसको बहुत ज्यादा बुली किया, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बहन का लक बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि जब वो हाई स्कूल में आई तब उन दोनों की क्लास सेम थी, यानी कि हीजिन भी सेम उसी क्लास में है, वो भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और वो रोजाना ही उसको बुली करती है। यहाँ तक कि वो तुम्हारी बहन को इतना ज्यादा बुली करते हैं कि बाकी की क्लास फेलोज ये सोच रहे होते हैं, भाई तुम्हारी बहन रोजाना स्कूल आ कैसे जाती है, उसको तो अभी तक स्कूल छोड़ देना चाहिए था, जितना ज्यादा वो बुली होती है। यूजिन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, जब एक लड़के की वजह से जिसको हीजिन पसंद करती थी उसने मेरी बहन को प्रपोज क्या कर दिया, वो हीजिन लड़की मेरी बहन को बहुत ज्यादा बुली कर रही है, ये तो कोई बात ना हुई। पार्क उसे कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन फिर भी इस तरह के लोगों को दूसरों को बुली करने में मजा आता है, इनके लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं होती। जैसे अपने ली को ही देख लो, ये हमेशा मुझे बुली करता है लेकिन मैंने कभी इसको कुछ भी नहीं कहा। और यहीं पर यूजिन बैक फ्लैश सीन दिखाता है जहाँ पर वो दोनों अपने घर में बैठे होते हैं। दादाजी यूजिन से कहते हैं, तुम्हें बहुत ही जल्दी हाई स्कूल को ज्वाइन करना होगा, मुझे लगता है कि तुम अपनी स्कूल लाइफ में बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाओगे। यूजिन दादाजी से कहता है, दादाजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दादाजी उसे कहते हैं, परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है, तुम 10 साल से अब्रॉड में रह रहे थे, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर स्कूल में कैसे एडजस्ट हो पाओगे। साथ ही दादाजी डाजुन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने इस लड़की से कभी नहीं पूछा लेकिन मुझे पता है ये अपने स्कूल में बहुत ही अच्छा कर रही होगी। वो उससे कहते हैं, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? डाजुन दादाजी से हंसते हुए कहती है, मेरा स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, मुझे कोई भी मसला नहीं है। दादाजी भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे अपनी बेटी पर पूरा फख्र है, तो बहुत ही अच्छी है और स्कूल में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई है और इसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जब भी मैं स्टूडेंट टीचर मीटिंग में जाता हूँ तो टीचर इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। यूजिन भी अपनी बहन की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में स्कूल में तुम बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई हो? डाजुन भी उसे कहती है, हाँ मैं स्कूल में बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। यूजिन कहता है, उस दिन मेरी बहन ने दादाजी के सामने झूठ बोला था, हालांकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल में है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग असैसिन के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पार्क यूजिन को उसकी बहन के बारे में बताता है कि जब से उसकी बहन यहाँ पर इस हाई स्कूल में आई है तब से एक लड़की जिसका नाम हीजिन है वो उसे बहुत ज्यादा तंग करती है क्योंकि हीजिन को अपने भाई की सपोर्ट है जो कि 3rd ईयर का सबसे बड़ा बदमाश लड़का है। उसका नाम किम कीसू है। उसे सारी बात बताने के बाद कहता है क्या तुम ठीक हो। हीजिन उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन के बारे में मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। पार्क उसे कहता है यहाँ पर तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डायजुन के साथ यहाँ पर क्या होता है, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताकर बहुत ज्यादा परेशान कर दिया होगा, तुम अपनी बहन के लिए परेशान हो गए। उसी वक्त वो मोटा लड़का जिसने कल इससे मार खाई थी वो दरवाजे पे किक मारता है और अंदर आ जाता है। बाकी के सारे बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि उसी मोटे लड़के के साथ ही हीजिन की दोस्त का बॉयफ्रेंड भी होता है। ये वही 2 लड़के हैं जिनको यूजिन ने कल मारा था। उनके पीछे पीछे किम कीसू भी आ रहा होता है। यू उनसे कहता है तुम सब लोग हमारी क्लास में क्या करने के लिए आए हो। किम कीसू से कहता है क्या तुझे इस बात से कोई मसला है, हम यहाँ पर एक बिजनेस निपटाने के लिए आए हैं, अगर तुझे इस सब में शामिल नहीं होना तो चुपचाप साइड पे खड़ा रहे। वो दोनों ही लड़के किम कीसू की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये किम कीसू यहाँ पर हमारी क्लास में क्या लेने के लिए आ गया है। जो भी सोच रहा होता है पूरे स्कूल में सिर्फ एक किम कीसू है जिसके सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है। किम कीसू का दोस्त उसे कहता है वो सामने जो लड़का बैठा है वही है, कल इसी ने हमें मारा था। किम कीसू उन दोनों से कहता है तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए, किस तरह की कमीने से तुम लोगों ने मार खा ली है। कीसू का दोस्त उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि उसने हमें ऑफ गार्ड पकड़ा था, हमें पता भी नहीं चला कब उसने हम पर अटैक कर दिया। कीसू से कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग सिर्फ बहाने बना रहे हो, सीधी और साफ बात तो यही है कि तुमने उससे मार खाई है। कीसू से कहता है ओए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आ। कीसू से इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। यूजिन भी उसकी तरफ देखता है और उठकर अपनी चेयर पर खड़ा हो जाता है, जबकि ली और जू भी काफी ज्यादा घबराए होते हैं। ली सोच रहा होता है पता नहीं किम कीसू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के की शामत आई है। लेकिन यूजिन भी पहले से काफी ज्यादा गुस्से में है। वो उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम किम कीसू है। कीसू हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ मेरा नाम किम कीसू है, लगता है मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया हूँ, मैंने तो सुना था तू अभी अभी यहाँ पर आया है, लेकिन तुझे तो मेरा नाम भी याद है। यूजिन उसे घूर कर देखता है। कीसू अपने दोस्तों से कहता है ये कमीना तो वाकई में बहुत ज्यादा घूर कर देखता है। कीसू अपने दोस्त से कहता है तुम लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और उस कमीने को मेरे सामने लेकर आओ। उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसे उसके पास लेकर आने लगता है, लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुलता है और डायजुन अंदर आती है। डायजुन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और चिल्लाकर अपने भाई को कहती है ओपा। यूजिन भी अपनी बहन की तरफ देखता है। यूजिन पहले उसके गाल की तरफ देखता है, उसके गाल के ऊपर थप्पड़ का निशान होता है, जबकि उसके कपड़े भी गंदे होते हैं क्योंकि हीजिन ने उसे किक मारी थी। कीसू उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो मेरी छोटी बहन की काम वाली लड़की है, मेरी बहन अपने सारे काम उसी से करवाती है, लगता है ये लड़की अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। एक मेरी बहन है जो कि हमेशा मुझसे फेवर मांगती रहती है, लेकिन पता नहीं वो कब मेरे लिए परेशान होगी। उसी वक्त हीजिन भी अंदर आ जाती है और कहती है अब बस भी करो, ऐसी बात नहीं है, अगर कोई तुम्हें पीटेगा तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। वो दोनों भी काफी ज्यादा थकी होती है और उसे कहती है लगता है कि तू बहुत ज्यादा तेज है जो भागती हुई यहाँ पर आ गई है, हमें भी थका दिया। डायजुन अपने भाई की तरफ देखती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज ओपा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इस सारी मुश्किल में पड़ गए हो। जबकि हीजिन उसकी तरफ देखती है और कहती है और डायजुन बस कर, तो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है, अपने भाई के सामने इस तरह का नाटक बंद कर। यूजिन अपनी बहन से कहता है डायजुन तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। और साथ ही यूजिन आगे बढ़ता है और जो लड़का उसके करीब खड़ा होता है उसके गर्दन पर एक जबरदस्त पंच मारता है और वो लड़का नीचे गिर जाता है, जबकि बाकी के ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूजिन अपनी बहन से कहता है ये सारी तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि इन सब की है, इन सब को तुम्हारे साथ जो भी इन्होंने किया है उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। कल वाला मोटा लड़का फिर से आगे बढ़ता है और यूजिन को पंच मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को डॉज कर लेता है और साथ ही उसके बाजू को पकड़कर उसकी गर्दन के नीचे एक जबरदस्त पंप मारता है, जिसकी वजह से उसका गला चौक हो जाता है और वो वहीं पर खांसते हुए नीचे गिर जाता है। फिर साथ ही तीसरे वाला आगे बढ़ता है और उसे पंच मारता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को भी अवॉइड कर लेता है और उसकी साइड से उसे एक पंच मारता है और उसकी पसलियां तोड़ देता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। जबकि किम कीसू भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आहिर ये कमीना है कौन। यूजिन ने बड़ी स्पीड के साथ उन सबको मारा होता है। किम कीसू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है अभी भी यहाँ पर हुआ क्या, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आई। जबकि ली और जू वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हम लोग इस लड़के के साथ पंगा लेने की सोच रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल है। यही हाल हीजिन और उसकी बहन डायजुन का भी होता है, वो लोग भी हैरान परेशान होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। यूजिन गुस्से के साथ किम कीसू से कहता है तो तुम वो कमीने हो जो लोग पिछले कई साल से मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। किम कीसू पहले तो उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स आती है, इस
बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा सामना मुझसे है। किम कीसू बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी टांग उठाकर उसकी गर्दन पर किक मारता है। कीसू काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो एक क्लीन हिट है, मैं सीधा इसको हिट करने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त यूजिन अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी टांग को रोक लेता है। कीसू भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो अपने हाथ से मेरी किक को ब्लॉक कर लिया, चलो ठीक है मैं दूसरी साइड से अटैक करता हूँ। और वो साथ ही अपनी दूसरी टांग को उठाता है और गर्दन पर फिर से उसे किक मारने लगता है। लेकिन यूजिन दूसरे हाथ को सामने करते हुए फिर से उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस बार यूजिन साथ ही उसकी टांग को पकड़ लेता है और अपना पंच बनाते हुए उसकी नाक के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और किम कीसू भी नीचे गिर जाता है। और गिरने के बाद वो अपनी नाक पर हाथ रख लेता है और उसे गालियां दे रहा होता है। लेकिन यूजिन का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ, वो अभी भी उसके सामने खड़ा होता है और उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। कीसू भी उसके सामने अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि यूजिन उसे अभी भी घूर कर देख रहा है। यूजिन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो नीचे की तरफ गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और देखते ही देखते यूजिन पूरी किम कीसू की गैंग को वहीं पर मार पीट कर छोड़ देता है। वो सारे के सारे उसी क्लास में नीचे पड़े होते हैं, जबकि बाकी के सारे बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। खास तौर पर यूजिन की क्लास के दोनों बदमाश लड़के यानी कि ली और जू, वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और घबराए हुए भी होते हैं। वो कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो किम कीसू को भी मार दिया। हीजिन भी अपने भाई की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन हीजिन की तरफ आगे बढ़ता है और साथ ही उसने अपना पंच बनाया होता है। हीजिन और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं ये हम दोनों को भी मारने वाला है। और यूजिन इन दोनों को भी मार सकता है क्योंकि एक असैसिन के लिए ये काम मुश्किल नहीं है, उसके लिए लड़कियां और लड़के बराबर होते हैं। लेकिन इसी वक्त उसकी बहन आगे बढ़ती है, डाइजन उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है ओपा प्लीज इनको छोड़ दो। यूजिन उसकी तरफ देखता है और कहता है लेकिन ये लोग तो तुम्हें हमेशा बुली करते हैं, फिर तुम इन्हें बचा क्यों रही हो। डाइजन अपने भाई की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें इस बारे में पता चल गया। यूजिन उसे कहता है हाँ मुझे पता चल गया, ये लोग तो तुम्हें अभी भी मेरे सामने बुली कर रहे हैं। डाइजन बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और सोच रही होती है आखिर मेरे भाई को इस सब के बारे में कैसे पता चल गया। साथ ही वो सोच रही होती है इसका मतलब तो यही है कि मेरा भाई मेरे लिए इन सब के साथ फाइट कर रहा है। डाइजन साथ ही मुस्कुराना शुरू कर देती है और अपने भाई से कहती है लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज इन सबको मारना बंद करो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। यूजिन भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ आता हूँ। फिर यूजिन अपनी बहन डाइजन को क्लास की तरफ ले चलता है। यूजिन के क्लासरूम से बाहर जाने के बाद उसकी क्लास के सारे बच्चे यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, इस लड़के ने इतनी स्पीड के साथ इन सभी को पीट दिया, पता भी नहीं चला कि यहाँ पर उसने क्या किया। सिर्फ एक नए लड़के ने किम कीसू की पूरी गैंग को पीट दिया। ली भी डर के मारे वहीं पर खड़ा होता है और कहता है ये नया लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इसके साथ पंगा लेने वाला था, आज हम लोग इसे बाहर बुलाकर इसे पीटने वाले थे, कि शुक्र है हमें पहले पता चल गया। डाइजन और यूजिन दोनों गैलरी में चलते हुए जा रहे होते हैं। डाइजन अपने भाई से कहती है लगता है कि तुम फाइट में बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। यूजिन उसे कहता है हाँ थोड़ा बहुत। डाइजन उसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। यूजिन उसे कहता है तुम किस लिए माफी मांग रही हो। डाइजन कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, कल भी मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ गए थे और आज भी मेरी वजह से तुम्हें फाइटिंग करनी पड़ी। यूजिन मुस्कुराते हुए उससे कहता है इस बात का क्या मतलब है, अगर मेरी बहन को कोई बुली करेगा तो मैं उसके लिए फाइट तो करूंगा। और साथ ही वो उसे कहता है जहाँ पर मैं रहता था 10 साल तक मैं जहाँ पर रह कर आया हूँ वहाँ पर सारे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, कभी भी दूसरों की परवाह नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाए जब तक कि उनका अपना मसला शामिल ना हो। लेकिन कुछ वक्त ऐसे आते हैं जबकि वो सारे लोग जो कि दूसरों की परवाह नहीं करते वो भी बहुत ही डिफरेंटली एक्टिंग करते हैं। और ये वक्त तब होता है जब उनकी फैमिली सारे मसले में शामिल हो जाती है, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। और मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि एक फैमिली क्या होती है, कि ये लोग जो कि किसी दूसरे की परवाह नहीं करते लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। डाइजन उसे कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं। यूजिन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं, पर मुझे ये बात तो कंफर्म है कि तुम ही मेरी फैमिली हो और ग्रैंडपा। डाइजन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। डाइजन अपने भाई से कहती है ओपा अब मैं ठीक हूँ, मैं अपनी क्लास तक पहुँच गई हूँ, तुम वापस चले जाओ। यूजिन उसे कहता है लेकिन मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़कर आऊंगा। डाइजन उसे कहती है यही मेरी क्लास है, मैं क्लास 15 में हूँ, हम लोग अपनी क्लास के डोर के सामने खड़े हैं, ठीक है अब तुम वापस चले जाओ, मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। और वो भागती हुई अपनी क्लास के अंदर चली जाती है। फिर डाइजन वापस अपनी क्लासरूम की तरफ आता है, सारे लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं। यूजिन वापस अपनी क्लास में आ जाता है। टीयू से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, ब्रोड में तुम्हें क्या पढ़ाते रहे हैं, क्या वहाँ पर तुम्हें मिलिट्री की भी ट्रेनिंग दी जाती है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बाकी के सारे बच्चे भी उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जबकि पार्क उसकी तरफ देखता है और कहता है सच्ची बताऊं तो मुझे भी तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। यूजिन पार्क की बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है। जबकि नेक्स्ट सीन एक दूसरी क्लास का दिखाया जाता है, यहाँ पर किम कीसू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके तीनों दोस्त मार खाने के बाद उसके सामने सर झुकाकर बैठे होते हैं। कीसू
कीसू कहता है ये लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसका फाइटिंग स्टाइल और इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो बहुत ज्यादा अजीब है, वो एक स्टूडेंट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगती। हीजिन अपने भाई से कहती है कितनी देर तक तुम लोग यहीं पर सर झुकाकर बैठे रहोगे, मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को उसने ऑफ गार्ड पकड़ लिया, इसीलिए उस लड़के ने तुम्हें पीट दिया। नेक्स्ट टाइम तुम लोग ये गलती मत करना और तैयारी करके जाना। लेकिन कीसू के तीनों ही दोस्त सर झुका लेते हैं, जैसे कि उन्हें पता है कि उसने उनको ऑफ गार्ड नहीं पकड़ा बल्कि उसने उनको चारों को पीटा है। हीजिन फिर से उन्हें कहती है वो तो सिर्फ एक लड़का है, तुम सब लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम उससे कैसे डर सकते हो। कीसू चिल्लाकर अपनी बहन से कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करोगी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो तो जाकर उस लड़के से खुद ही फाइट क्यों नहीं कर लेती। हीजिन भी अपने भाई की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये उस लड़के से मार खा के आ गया है और अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहा है। कीसू गुस्से के साथ अपनी बहन की तरफ देखता और कहता है क्या अब ये भी क्या कहा तुमने। हीजिन भी उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं कहा, और फिर वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग असैसिन के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किम कीसू अपनी पूरी गैंग के साथ यूजिन से मार खाता है और मार खाने के बाद वो वापस जाकर अपने रूम में बैठ जाते हैं, जबकि वहीं पर उसकी बहन हीजिन भी आती है और वो उन सभी से कहती है लगता है कि उस लड़की ने तुम सब लोगों को ऑफ गार्ड पकड़ लिया, इस बार तुम लोग तैयारी करके जाना। लेकिन किम कीसू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे डांट देता है, जिसकी वजह से वो भी गुस्सा हो जाती है और रूम से बाहर आ जाती है। हीजिन काफी ज्यादा गुस्से में होती है, उसकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे होती है। हीजिन सोच रही होती है मेरे भाई ने सिर्फ एक लड़के से मार क्या खा ली, उसने अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। फिर वो वापस अपनी क्लासरूम में आ जाती है जहाँ पर डायुन भी बैठी होती है। हीजिन डायुन से कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ, अब तुम्हारी स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तुम भागती हुई अपने भाई के पास जाओगी ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। लेकिन डायुन अपनी सोचों में गुम होती है और उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इस बात से हीजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोच रही होती है इस कुतिया को क्या लगता है कि इसका भाई स्कूल में आ गया और उसने मेरे भाई को मार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे सामने इस तरह पेश आ सकती है। ये तो मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही, तो इसका मतलब क्या है कि आज के बाद मुझे इसे सिर्फ यहीं पर बैठकर देखना होगा, आज के बाद मैं इसे तंग नहीं कर सकती। और साथ ही हीजिन कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन छुट्टी के वक्त का होता है। डायुन छुट्टी के वक्त बाहर निकलती है और वो अभी तक वही इसी बारे में सोच रही होती है जो कि उसे उसके भाई यूजिन ने कहा था। यूजिन ने उसे कहा था कि ये सारी तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारी इन लोगों की गलती है जिन्होंने तुम्हें बुली किया और तुम्हें आज के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम फैमिली हैं और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। डायुन सोच रही होती है तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे ओपा यहाँ पर है तो इसका मतलब मैं अपने स्कूल में बहुत ही आराम से आ सकती हूँ, कोई भी मुझे कभी बुली नहीं करेगा। और साथ ही वो अपनी बैकग्राउंड सीन भी दिखाती है जहाँ पर वो लड़कियां उसे बुली करती है। वो लड़कियां क्लासरूम में बैठी होती है और इससे खाना लेने के लिए भेजती है और उसे कहती है जल्दी से आ, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। और साथ ही नेक्स्ट सीन में वो लड़कियां इसे पीट भी रही होती है। डायुन कहती है अब ओपा के यहाँ पर आने की वजह से मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, वो लड़कियां मुझे कभी तंग नहीं करेंगी। और वो अपनी सोचों में गुम यूजिन के पास से आगे गुजर जाती है। यूजिन उसे कहता है तुम किन सोचों में गुम हो। डायुन उसकी आवाज सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाती है। यूजिन उसे कहता है तुम किन सोचों में गुम हो कि तुम्हें मेरी आवाज भी नहीं आ रही, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। डायुन हैरान होकर उसे कहती है क्या तुम फिर से यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हो। यूजिन उसे कहता है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रास्ता याद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे घर जाएं। डायुन यूजिन से कहती है अब जबकि हम दोनों इकट्ठे घर जा रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम लोग सुपरमार्केट जाएं, वहां से मुझे कुछ खरीदना है। यूजिन कहता है तुम्हें सुपरमार्केट से क्या खरीदना है। डायुन कहती है ग्रैंडपा जब काम करके घर वापस आते हैं तो वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, तो अगर पहले से खाना तैयार होगा तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। फिर वो दोनों भाई बहन आगे की तरफ चले जाते हैं, जबकि उसी वक्त हीजिन को दिखाते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ पीछे खड़ी होती है। हीजिन इन दोनों को खुश देखकर कहती है ये दोनों बहन भाई तो अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहती है चलो फिर ठीक है डायुन, देखते हैं तुम कितनी देर तक अपनी इस लाइफ को एंजॉय कर पाती हो। नेक्स्ट सीन मार्केट का दिखाया जाता है। डायुन यूजिन के मार्केट चली जाती है और वहां से जाकर कुछ वेजिटेबल्स खरीदती है, जबकि यूजिन भी उसके पास ही खड़ा होता है। वहां पर शॉपिंग करने के लिए जितनी भी लड़कियां आई होती हैं वो सारी यूजिन की तरफ देख रही होती हैं और सारी ब्लश कर रही होती हैं। डायुन उन सारी लड़कियों की बातें सुनने के बाद अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है मेरा भाई ना सिर्फ स्कूल में बल्कि बाहर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। डायुन अपने भाई से कहती है ओपा क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है, जहाँ पर तुम रहते थे क्या वहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। यूजिन हैरान होकर उससे पूछता है ये गर्लफ्रेंड क्या होती है। डायुन उसे कहती है गर्लफ्रेंड जो कि दोस्त से कुछ ज्यादा होती है। यूजिन उसे कहता है नहीं मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। डायुन उसे कहती है
है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लड़की में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए थी। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता और कहता है मैं बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना सका। डाइजुन उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, मुझे लगता है कि अकेले रहने में से बहुत ज्यादा मुश्किल हुई होगी, मुझे इससे इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए था। यूजिन डाइजुन से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई ऐसा लड़का जिसे तुम डेट कर रही हो। डाइजुन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है नहीं मेरे पास कोई भी नहीं है। यूजिन कहता है लेकिन क्यों नहीं है। पहले तो डाइजुन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर वो हंसते हुए कहती है मैं भी बहुत ज्यादा बिजी थी। नेक्स्ट सीन इनके घर का दिखाया जाता है। यूजिन और डाइजुन दोनों टेबल के इर्द गिर्द बैठी होती हैं, जबकि दादाजी यूजिन के लिए नया मोबाइल लेकर आते हैं। यूजिन अपने लिए नए मोबाइल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दादाजी उसे कहते हैं आजकल सारे स्टूडेंट्स के पास इस तरह का स्मार्टफोन होता है तो मैं तुम्हारे लिए भी एक ले आया, मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत होगी। डाइजुन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है दादाजी इसके लिए बिल्कुल नए मॉडल का मोबाइल लेकर आए हैं। यूजिन भी अपने मोबाइल को अनपैक करता है और उसे देख रहा होता है। दादाजी उसे कहते हैं मैंने इसके अंदर अपना और डाइजुन का नंबर सेव कर दिया है। डाइजुन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा क्या वाकई में आपने ऐसा किया। लेकिन मैं ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि आपको कभी भी मोबाइल चलाना नहीं आता तो हमेशा ये सारा काम मुझसे करवाते हैं। ग्रैंडपा उससे कहते हैं असल में मैंने क्लर्क की हेल्प ली थी इस सारे काम के लिए। डाइजुन कहती है आपको अपने क्लर्क को तंग नहीं करना चाहिए था, आप मुझे आकर कह देते, मैं आपके लिए ये काम बड़ी ही आसानी से कर देती। ग्रैंडपा हंसते हुए उससे कहते हैं असल में ये सब कुछ खुद करना चाहता था इसलिए मैंने खुद ही किया है। दादाजी यूजिन से कहते हैं मैंने सुना है कि आजकल के बच्चे अपने नए मोबाइल के बॉक्स को खुद अपने हाथों से खोलना चाहते हैं, इसलिए ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके अंदर नंबर सेव करने के लिए मुझे इसे ओपन करना पड़ा। तुम्हें इससे कोई मसला तो नहीं है। यूजिन कहता है नहीं दादाजी इससे कोई मसला नहीं है। दादाजी डाइजुन से कहते हैं डाइजुन कहीं तुम्हें ये बात देखकर बहुत ज्यादा जेलसी तो नहीं हो रही कि मैं तुम्हारे भाई के लिए सिर्फ फोन लेकर आया हूँ और तुम्हारे लिए नहीं लेकर आया। अगर वाकई में ये बात तुम्हें बुरी लग रही है तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगा। डाइजुन अपने दादाजी से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा भी अच्छे से काम कर रहा है, मुझे नए फोन की जरूरत नहीं है। फिर दादाजी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि डाइजुन उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वो दादाजी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। यूजिन अपने मोबाइल को लेकर अपने रूम में चला जाता है। रात के वक्त का सीन होता है। उसने बॉक्स को अपने टेबल पर रखा होता है जबकि अपना मोबाइल लेकर अपने बिस्तर पर लेटा होता है और साथ ही वो अपने मोबाइल को यूज करते हुए हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। वो अपने लेफ्टिनेंट को अपने नए मोबाइल से मैसेज करता है। लेफ्टिनेंट जो कि अपने पीसी के सामने बैठी होती है, उसी वक्त उन्हें मैसेज आता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं ये किसका नंबर है, ये तो नया नंबर लग रहा है। वो उस मैसेज को पढ़ते हैं तो उसके अंदर यूजिन का नाम लिखा होता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं ये तो यूजिन है लेकिन इसने नया नंबर क्यों ले लिया। दूसरा सोल्जर भी भागता हुआ आ जाता है और कहता है लेफ्टिनेंट आपने तो इसको एक नया मोबाइल खरीद कर दिया था, फिर इसने नया मोबाइल क्यों ले लिया है। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं हाँ मैंने उसे खरीद कर दिया था। सोल्जर कहता है लगता है इसे वो पसंद नहीं आया होगा इसलिए उसने एक नया मोबाइल खरीद लिया है। आजकल के बच्चों को हर महीने नए मॉडल का मोबाइल चाहिए होता है। लेफ्टिनेंट गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं उसके लिए सबसे महंगा मोबाइल लेकर आया था। सोल्जर हंसते हुए कहता है हो सकता है कि उसे वो वाला ब्रांड पसंद न आया हो। नेक्स्ट दिन सुबह का होता है। यूजिन वॉशरूम से नहाकर बाहर निकलता है तो डाइजुन फिर से तैयार हो चुकी होती है। डाइजुन उसे कहती है आज फिर मुझे जल्दी जाना है। यूजिन उसे कहता है तुम आज फिर से जल्दी जा रही हो। डाइजुन उसे कहती है हाँ मैं लेट हो जाऊंगी इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दिया है, खाना खाने के बाद प्लेटों को डिश वॉशर में डाल देना। तो वह दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। डाइजुन भागती हुई जा रही होती है और वो साथ ही मोबाइल के ऊपर अपना टाइम भी देख रही होती है। डाइजुन कहती है मैं तो बस लेट होने ही वाली थी, असल में आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और दादाजी के लिए सूप बना रही थी क्योंकि कल को दादाजी को सूप बहुत ज्यादा पसंद आया था। मुझे तो लगा था मैं स्कूल से लेट हो जाऊंगी। और यहीं पर दादाजी की उसे बात याद आती है। दादाजी जब सुबह उठे थे काम पर जाने से पहले तो डाइजुन ने उनके लिए सूप बनाया था। दादाजी उस सूप को पीने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं उसे मैं सोना चाहिए था, मैं रात का बचा हुआ खाना खाकर ही चला जाता। लेकिन साथ ही वो मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि दादाजी उस सूप को पीकर बहुत ज्यादा खुश हुए। डाइजुन अभी भागती हुई जा रही होती है कि उसी वक्त रास्ते में उसे कोई किक मारता है और उसे कॉर्नर वाली गली में फेंक देता है। वहाँ पर 3 लड़कियां होती हैं जिन तीनों ने हुड और मास्क पहने होते हैं। वो लड़की उसे किक मारने के बाद उसे नीचे गिरा देती हैं और तीनों उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। बॉस लड़की उसे कहती है छोटी कुतिया तुझे अपने सामने देखना चाहिए, तुम कहाँ पर जा रही है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता, तू ऐसे लोगों के साथ आकर टकरा जाती है। डाइजुन उनकी तरफ देखती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो लड़की उसे कहती है तू तो बहुत बड़ी बदतमीज है, तू पहले तो हमारे साथ टकरा गई और ऊपर से तू हमसे माफी भी नहीं मांग रही। डाइजुन उनसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा ध्यान नहीं था। लेकिन वो लड़की फिर से उसे थप्पड़ मारती है और कहती है अपनी बकवास बंद कर, तुझे लगता है कि सिर्फ माफी मांगना काफी होगा। जबकि उन तीनों लड़कियों के साथ हीजिन भी होती है, उसने भी मास्क पहना होता है। वो अपनी दोनों दोस्तों से कहती है आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो मेरे साथ हम लोग कैराओके चलते हैं, वहाँ पर जाकर अपना गला साफ करते हैं, कुछ गाना गाते हैं। बाकी की लड़कियां भी उसे कहती हैं हाँ चलो ठीक है, वहीं पर चल के थोड़ा शोर शोर मचाते हैं, इससे हमारे लंग साफ हो जाएंगे। हीजिन नीचे बैठ जाती है और डाइजुन से कहती है डाइजुन हम लोग कैराओके जा रहे हैं और तू भी हमारे साथ ही जाएगी। डाइजुन उसकी आवाज सुनते ही पहचान जाती है और कहती है ये आवाज
आवाज तो हीजिन की है। लगता है कि हीजिन अपने दोस्तों के साथ मेरे से बदला ले रही है। नेक्स्ट सीन कैराओके का दिखाया जाता है। वो तीनों लड़कियां कैराओके में अपना पूरा टाइम करने के बाद बाहर आ जाती हैं, जबकि वहाँ पर मैनेजर भी बैठा होता है। वो तीनों बातें कर रही होती हैं। आज तो जरा भी मजा नहीं आया, हम लोग तो हाई नोट्स को किक ही नहीं कर पाए, तो ज्यादा शोर मचाने के बाद भी मजा नहीं आया। मैनेजर भी उन तीनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जब वो तीनों रूम के अंदर थी तो बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही थी। मैनेजर सफाई करने के लिए अंदर जाता है और कहता है आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, इन्हें तो गाना गाने की तमीज ही नहीं है, इनके पास सुर ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहीं पर फर्श के ऊपर डायन पड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। उसे उन्होंने बहुत ज्यादा पीटा होता है। कैराओके के अंदर वो सारा उसी का शोर होता है, जो कि मैनेजर सुन रहा था। मैनेजर को लगा शायद ये लड़कियां अंदर शोर मचा रही हैं। मैनेजर अंदर आता है और उसे कहता है लड़की क्या तुम ठीक हो? डायन उठकर बैठ जाती है और अपनी बुक्स को अपनी बैग के अंदर डालती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। मैनेजर उसे कहता है लेकिन तुम किसी भी एंगल से ठीक नहीं लग रही, इन लड़कियों ने तुम्हें बहुत ज्यादा पीटा है, क्या मैं तुम्हारे लिए 911 पर कॉल करूँ? डायन उसे कहती है नहीं, 911 पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और वो अपना बैग उठाकर वहाँ से बाहर निकल आती है। नेक्स्ट सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है। टीचर भी बहुत ज्यादा हैरान होती हैं जब वो अटेंडेंस लगाती हैं तो डायजन क्लास में नहीं होती। टीचर कहती है डायजन तो कभी इस तरह छुट्टी नहीं करती, फिर आज उसे क्या हो गया, बिना बताए उसने छुट्टी कैसे कर ली? जबकि हीजिन और उसकी दोस्त दोनों ही क्लास में आकर बैठी होती हैं और हीजिन मुस्कुरा रही होती है। उसकी दोस्त से कहती है हीजिन क्या हम सब लोग ठीक रहेंगे? क्या तुझे लगता है कि उसका भाई फिर से आकर हमें पीटेगा नहीं? हीजिन उसे कहती है हमारा इस बात से क्या मतलब है, उसके स्कूल न आने से हमारा क्या ताल्लुक है? लेकिन साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है मैंने उसे सिर्फ एक सबक सिखाया है, अब ऐसा भी नहीं कि मैंने उसे कोई जान से मार दिया है। उसकी दोस्त उसे कहती है लेकिन मैं इस बात से काफी ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि वो स्कूल नहीं आई। हीजिन उसे कहती है मैंने तुझे कहा ना कि इस बात से हमारा क्या ताल्लुक है, वो स्कूल नहीं आई, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, अगर वो स्कूल नहीं आई तो वो अपनी मर्जी से नहीं आ रही, हमें इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी दोस्त भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है हाँ ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो फिर तो ठीक ही होगा, वो अपनी मर्जी से नहीं आई होगी। नेक्स्ट सीन स्कूल की छुट्टी का दिखाया जाता है। यूजिन स्कूल के बाहर गेट के पास खड़ा होता है और अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो स्कूल आई है या नहीं। सुबह के वक्त तो वो स्कूल के लिए निकली थी। यूजिन वहाँ पर काफी देर तक इंतजार करता है, सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, यहाँ तक कि शाम हो जाती है। वो उसी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसकी बहन स्कूल से बाहर नहीं निकलती। वो अपने मोबाइल पर उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कॉल को भी पिक नहीं करती। यूजिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जबकि उसकी बहन को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में अपने कंबल के अंदर लेटी होती है और उसका भाई उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कॉल को पिक नहीं कर रही होती। वो इतना ज्यादा डरी हुई है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय। वो है